इतने साल से दुनिया का मीडिया हमको बता रहा है कि आयतुल्ला खामनाई एक डेंजरस रैडिकल डिक्टेटर रहे हैं जो पूरी दुनिया के लिए खतरा है। और इसी लीडर ने अपने देश ईरान को 35 साल तक अमेरिका जैसी पावर के सामने खड़ा रखा है। अब ये तो हो गई एक बात, मगर सवाल यहाँ ये नहीं है कि वो पावरफुल बने रहे इतने साल। वो तो नॉर्थ कोरिया भी है, लेकिन उसका लीडर देखिए कैसा है। असली सवाल ये है कि वो लीडर कैसे थे, अपने लोगों के लिए कैसे थे, अच्छे आदमी थे या फिर डिक्टेटर वर्ड उनके लिए यूज करना सही रहेगा। जवाब इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। काफी कॉम्प्लिकेटेड चीजें जुड़ी हुई हैं इस टॉपिक के साथ। काफी सारी चीजें समझने की कोशिश करेंगे। ईरान के अंदर के हालात कैसे रहे हैं इतने साल, पर्दे को लेके बहुत सारा विरोध देखने को मिला इतने साल से। 2022 का केस, मासा अमीनी वाला केस आपको याद होगा। सारे पहलू को देखते हुए एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश करेंगे कि आखिर आयतुल्ला खामनाई लीडर कैसे थे। अमेरिका ने आयतुल्ला खामनाई को अलग अलग नाम और इमेज देने की कोशिश की, जैसे अथॉरिटेरियन, एंटी डेमोक्रेसी, एंटी वेस्टर्न, रिलीजियस हार्डलाइनर और ईरान को एक न्यूक्लियर थ्रेट, ऑप्रेसिव स्टेट, स्पॉन्सर ऑफ अनस्टेबिलिटी, मतलब अपने प्रॉक्सीज की हेल्प से अनस्टेबिलिटी फैलाता रहा। ये सब क्लेम्स हमेशा से यूएस करता आया है, मगर क्या ये सब सच है? लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट जानते हो क्या है? ग्लोबल पॉलिटिक्स कभी सिंपल हो ही नहीं सकती, स्पेशली जहाँ पे अमेरिका का दखल हो। उसी तरह से जैसे अमेरिका के ऑफिशियल्स इस वक्त बेफजूल के रीजंस दे रहे हैं कि हमने ईरान के ऊपर अटैक क्यों किया था। There absolutely was an imminent threat, and the imminent threat was that we knew that if Iran was attacked, and we believed they would be attacked, that they would immediately come after us. And we were not going to sit there and absorb a blow before we responded, because अंग्रेजों ने हमेशा से ईरान की नाक में दम कर रखा था, क्योंकि उनके पास तेल है। 1953 में क्या हुआ? मुसद्दिक ने अपने ईरानी लोगों के बारे में सोचा और कहा कि अब हम ब्रिटिश को तेल नहीं देंगे, हम इस तेल को बेचेंगे और पैसा बनाएंगे और अपने देश को आगे बढ़ाएंगे। भाई मतलब अपने देश की तरक्की के बारे में सोचने की बात की उसने। लेकिन ये बात ब्रिटिश को कुछ खास पसंद नहीं आई और उन्होंने अपनी गंदी उल्टी सीधी चाल चलना शुरू कर दिया। CIA की मदद से भसड़ मचा दी, मुसद्दिक की गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर दिया और शाह को सिंहासन पे तैनात कर दिया। शाह वो आदमी था जो ब्रिटिश के इशारों पे नाचता था। यही वो वक्त था जब ईरानियंस को ये बात समझ में आ गई कि अंग्रेज कितने कलाकार हो सकते हैं। आता है साल 1979। आयतुल्ला खुमैनी का दौर शुरू होता है। रेवोल्यूशन के बाद ईरानी लोगों ने शाह को उखाड़ के फेंक दिया। इसी बीच एक नौजवान जो आयतुल्ला खुमैनी साहब के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहा था, नाम था अली खामनाई। आयतुल्ला खुमैनी के साथ अली खामनाई ने भी एंटी वेस्टर्न आइडियोलॉजी को ईरान में फोर्सफुली इंजेक्ट कर दिया। यही वो वक्त था कि जब ईरान ने डिक्लेयर कर दिया और कह दिया कि भैया हम जो है वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न कंट्रोल नहीं चाहते और हम इसकी निंदा करते रहेंगे, और एक तरह से अमेरिका को खुला दुश्मन बना लिया। और अमेरिका की दुश्मनी माने बहुत से और देशों से भी पंगा ले लेना। फिर इराक से वॉर शुरू हो गई। सद्दाम हुसैन ने वॉर छेड़ दिया 1980 से 1988 तक। इस वॉर में ईरान तबाह हो जाता है। 10 लाख से ऊपर लोग मारे जाते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि इराक के साथ सारे वेस्टर्न कंट्रीज सपोर्ट में थे हर तरीके से। साल 1989 आयतुल्ला खामनाई बन जाते हैं सुप्रीम लीडर। ईरान की हालत माने बर्बाद। दुनिया के बैंक्स ईरान के लिए ब्लॉक, ऑयल एक्सपोर्ट्स रिस्ट्रिक्ट कर दिया सारे वेस्टर्न कंट्रीज ने, करेंसी कोलैप्स हुई जा रही थी। ऐसी हालत में खामनाई साहब को मिलता है ईरान। किसी तरह से सर्वाइवल मोड में चल रहा था ईरान और वॉर का खतरा हर समय बना हुआ था। आयतुल्ला खामनाई ने 3 मेजर पिलर्स पे काम करना शुरू किया। नंबर 1, मिसाइल्स, मिलिट्री डिटरेंस और प्रॉक्सी डिफेंस नेटवर्क पे हेविली इन्वेस्ट करना शुरू किया। यहाँ पे वर्ल्ड मीडिया कहने लगा कि ईरान टेररिस्ट को सपोर्ट करता है। वहीं उनके सपोर्टर्स कहने लगे कि खामनाई ने ईरान को नेक्स्ट इराक और लीबिया बनने से रोक दिया। दूसरा पिलर जिस पे खामनाई साहब ने काम किया वो था डायरेक्ट वॉर को अवॉइड करना, चाहे जो हो जाए। 10 साल तक आयतुल्ला खामनाई ने
बहुत सी धमकियां सुनी पूरी दुनिया से, अपने लोगों की जानें गंवाई, आर्थिक चोटें झेली, लेकिन डायरेक्ट वॉर फिर भी अवॉइड की। शायद अंदर ही अंदर धीरे धीरे वो हो रहा था जिसने आज दुनिया को हिला के रख दिया है, अमेरिका जैसे देश की हालत टाइट करके रख दी है। ये तो हो गई जंग, हथियार, दुश्मनों की बातें, लेकिन देश सिटीजन से बनता है, उसका क्या? 1980 में मात्र 150 यूनिवर्सिटीज थी पूरे ईरान में। खामनाई साहब की लीडरशिप में 2020 तक 2500 से ऊपर यूनिवर्सिटीज बन गई। 1990s में बम्पर तरीके से अली खामनाई ने एजुकेशन पे काम किया, लेकिन सिर्फ यूनिवर्सिटीज से तो काम चलेगा नहीं। वुमेन एम्पावरमेंट का क्या, वुमेन एजुकेशन का क्या? सन 2000 तक 60 to 65% लड़कियां थी, सिर्फ लड़कियां थी 60 to 65% स्कूल और कॉलेजेस में। बेटी पढ़ाओ का असली एग्जाम्पल तो यहाँ देखने को मिला। और ये कोई ईरान के मीडिया हाउस का डेटा नहीं है, ये उनके दुश्मनों का स्टैटिस्टिक्स है। 1976 में मात्र 47% था लिटरेसी रेट, लेकिन खामनाई साहब के राज में 2020 आते आते 85 to 90% ये रेट पहुंच गया। मतलब समझ रहे हो, ऑलमोस्ट पूरा देश पढ़ा लिखा है। 2020 तक ईरान साइंटिफिक आउटपुट ग्रोथ के 15 टॉप कंट्रीज में आ गया। नैनो टेक्नोलॉजी रिसर्च आउटपुट की टॉप 10 की लिस्ट में ईरान का नाम आ गया। अब आप सोचेंगे कि फैसला हो गया, वाह क्या लीडर था, लेकिन यहीं पे रुक जाइए। जहां एजुकेशन को बढ़ावा दिया जा रहा था, वहीं पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी किताबों में देखने को मिल रहा था। एक तरह से कुछ बातें बच्चों के दिमाग में पहले से ही प्लांट की जा रही थी, और गलती से अगर कोई प्रोफेसर इनकी लीडरशिप पे सवाल उठा दे तो उसे फौरन हटा दिया जाता था। कोई भी प्रोटेस्ट कहीं पे भी बर्दाश्त नहीं किया जाता था। अगर कोई गलती से गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ कह दे तो उसकी आवाज दबा दी जाती थी। जर्नलिस्ट को अरेस्ट कर लिया जाता। बड़े सारे रिस्ट्रिक्शंस थे जर्नलिज्म पे। खुल के कोई भी मीडिया बॉडी अपना काम नहीं कर सकती। यहाँ पे सपोर्टर्स जो हैं खामनाई साहब के, वो इसको नेशनल सिक्योरिटी का नाम देते हैं। उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहा जाता है कि अगर खुल के हर आदमी, हर कोई बोलने लगेगा तो देश में बहुत ही केओस क्रिएट होगा। महिलाओं को हिजाब पहनना मैंडेटरी है ईरान में, चाहे कुछ हो जाए। पब्लिक प्लेस में हिजाब में रहना आवश्यक है। मोरालिटी पुलिस के किस्से तो आपने सुने ही होंगे। 2022 का वो मशहूर मासा अमीनी केस। और जब मैंने थोड़ी सी डीप रिसर्च किया इस पूरे मामले पर, तो मुझे पता चला कि एक नहीं बल्कि मल्टीपल केसेस हैं जहां पे मोरालिटी पुलिस के बहुत से वायलेंस करने के किस्से सामने आए। ईरान का मैसेज यहाँ पे अपने सिटीजन्स के लिए बिल्कुल साफ है कि अगर रिलीजन से कोई भी मजाक किया, अगर वेस्टर्न कल्चर को अपनाने की कोशिश किया, तो बहुत मारे जाओगे। आयतुल्ला खामनाई के सामने कोई भी ऑपोजिशन नहीं था, और जो थे भी थे वो बस नाम के थे। अब इस बात से दो मतलब निकाले जा सकते हैं। क्या वो पावर में बने रहना चाहते थे क्योंकि वो पावर को प्रोटेक्ट कर रहे थे? दूसरा, वो रेवोल्यूशन की स्टेबिलिटी को प्रोटेक्ट कर रहे थे, क्योंकि अगर बार बार लीडर बदलेगा तो अनस्टेबिलिटी तो आएगी। 1989 में जब इनको लीडरशिप के लिए नॉमिनेट किया गया था, तब इन्होंने साफ इनकार कर दिया था, क्योंकि इनको लगा था कि मैं वर्दी नहीं हूं फॉर सच अ पोजीशन। लेकिन कहा जाता है कि वो इनका सोचना था, क्योंकि असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने इनसे बेहतर, इनसे बेटर कोई भी व्यक्ति नहीं पाया जो ईरान को चला सके उस टाइम पे। अगर आयतुल्ला खामनाई अपना सारा रिसोर्स, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्री की ग्रोथ पे लगा देते और डिफेंस पे कम ध्यान देते, तो क्या आज ईरान एक इंडिपेंडेंट देश होता? समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि आयतुल्ला खामनाई को मिस रिप्रेजेंट किया गया है वेस्टर्न मीडिया के द्वारा सालों साल तक। ईरान में विमेन पायलट हैं, विमेन साइंटिस्ट हैं, और बहुत सी हाईएस्ट पोजीशंस पे वुमेन हैं। फिर भी बार बार कहा गया कि वहाँ पे औरतों पे जुल्म होता है, औरतों को रिस्ट्रिक्शन में रखा जाता है। यहाँ तक कि ईरान की अपनी विमेन फुटबॉल टीम है। अब सोच के देखिए, जो कंट्री विमेन को आगे बढ़ने से रोकेगी, वहां पे क्या ये सब पॉसिबल हो पाएगा? सिर्फ इंडियन गोदी मीडिया ही नहीं है जो नैरेटिव सेट करता है। अंग्रेज कितने कनिंग हो सकते हैं, ये हम इंडियन से बेटर कोई नहीं समझ सकता है। डिवाइड एंड रूल का जहर आज भी हमारे समाज में पेवस्त है। इजराइल ने बहुत साल तक ईरान के अंदर सिटीजन्स प्लांट किए, आम लोगों के रूप में अपने एजेंट्स प्लांट किए,
जिससे ईरान का माहौल खराब हो, जिससे लोग खामनाई की गवर्नमेंट के अगेंस्ट चले जाएं और धीरे धीरे करके उनकी लीडरशिप को खत्म किया जा सके। और इसीलिए फ्रीडम ऑफ प्रेस को रिस्ट्रिक्ट किया गया ताकि आग ज्यादा ना फैल पाए और वक्त रहते इन चीजों को कंट्रोल किया जा सके। आज ईरान किस तरह से इजराइल और अमेरिका के छक्के छुड़ाए हुए हैं, ये इस बात का सबूत है कि आयतुल्लाह खामनाई क्या सिस्टम बिल्ड करके गए हैं, जो उनकी मौत के बाद भी बहुत ही एफिशिएंटली चल रहा है, जिसने अपने पूरे परिवार को, अपने हर एक साथी को एक एक करके अपने सामने शहीद होते देखा और फिर आखिरी में छुपने से इनकार करके अपने देश के लिए जान दे देना। ऐसे लीडर के लिए थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट देना तो बनता है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है, आप मुझे कमेंट करके बता दो।